आपके प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ाते हैं तो वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर नजर आ जाते हैं, दूसरा आदमी दाढ़ी बढ़ा लेता है तो वो आपको सद्दाम हुसैन नजर आ जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में आप उठाइए अच्छे पत्रकारों को, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, कितने पत्रकार इस्तीफा दे के नेशनल मीडिया को छोड़कर चले गए जिन लोगों का जमीर जिंदा था। कि जितना रोजगार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने दिया है उतना रोजगार आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया है। कंपनी है, सरकार नहीं है, कंपनी है जिसको हैंडल इस देश के बिजनेसमैन करते हैं, और वो बिजनेसमैन कुछ ही हैं, वो पूरे देश को पता है कि कौन से बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो अब आप पूछेंगे कि रोजगार कैसे दिया है, वो रोजगार ऐसे दिया है कि आधे नौजवानों को कह दिया कि तुम जाओ और ये जो अजान हो रही है ना इसको रुकवाने का काम करो। फिर उसके बाद अगर कोई नौजवान खाली हो गए तो उनको कह दिया तुम जाओ कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, क्योंकि ये कुतुब मीनार नहीं मंदिर हुआ करते थे। आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तो तुम्हारी कई सारी वीडियोस मिल गई, बीजेपी के खिलाफ मिल गई, पर मुझे एक भी वीडियो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं मिली। राहुल गांधी या कांग्रेस की भी कई जगह पे सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखेंगे अभी आप चंद मिनट के अंदर तो मोहित शर्मा को जज नहीं कर सकते ना कि मोहित शर्मा क्या है। कई वीडियोस ऐसी सामने आई, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार मैंने इसके इंटरव्यू के लिए से क्यों बुला लिया। बिल्कुल ज्यादा वीडियो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। मोदी जी इस्तीफा दे दे, मोदी जी के खिलाफ एक भी वीडियो नहीं दिखेगी आपको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से उनके घर पे भी मिल के आए हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है, चाहे मैं राजस्थान के अंदर जुड़ूं चाहे अंतिम दौर में जुड़ूं, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जुड़ूंगा। इससे भी जुड़ सकते हो। देखिए ये तो मैंने नहीं कहा, भारत जोड़ने की बात हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस से जुड़ने की बात थोड़ी हो रही है। जिसमें तुम कई एक वीडियो में पत्रकारों पे वो जो गुटखा होता है वो ऐसे फेंक रहे हो या फिर और पत्रकारों से बहस कर रहे हो, तो वो मुझे वीडियो नहीं ठीक लगी तुम्हारी। कि अगर आप ये चीज बोलते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो केसर तो दूध में घोल के पिलाया जाता है, तो अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को क्या या फिर आप खुद इसको दूध में घोल के पी सकते हैं। तब मैंने उनको हैंड में ऐसे लेकर, मेरे हैंड में था तब मैंने उनको ऐसे दिया, तो उसका जो है आपने वो फेंका। हो सकता है कि गुटखे से सामने वाले को, कैमरामैन को, किसी को उसको नफरत भी हो और वो आपने वो ऐसे कर दिया। पत्रकारों से जब नेशनल चैनल्स पर सवाल करे जाते हैं तो वहां पर तो लोग जूता निकाल देते हैं, गाली भी बक देते हैं कई बार, और ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि जिन वर्डिंग का मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको तो चलिए मैंने तो एक बार ये गलती करी, तो आप पे आया कोई, आप पे कोई ईडी आई, आप पे कोई छापा पड़ा, आप पे कोई पर्चा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पार्टी को ज्वाइन करना कोई बुरी बात भी नहीं है, और अगर आपको एक बात इशारा समझूं मैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस देश का नौजवान जो है, इस देश का नौजवान को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मेरे को गालियों से ऊर्जा मिलती है। आप पूरे मेरे को एक भी नेशनल चैनल्स पर बैठने वाले या फिर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप किसी भी एक का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वो लोग मेरे आइडियल नहीं है जो राजनेता जो जूता निकाल लेते हैं, और दूसरी बात ना वो पत्रकार मेरे आइडियल हैं जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। इस बात को कहें कि देश विश्वगुरु बनना है, आप हिंदू को मुसलमान से बीजेपी कभी भी ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर। आपको गर्व होना चाहिए कि 7 अजूबे में से एक अजूबा भारत देश के अंदर है, जिसको आप ताजमहल के तौर पर देखते हैं। और आप जब ये वाली बात कहते हैं कि ये ताजमहल नहीं तो तेजो महल हुआ करता था, तो ये आप बताइए नहीं, ये सब चीजें देश की छवि को खराब करती हैं। आप किसी के धर्म के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण करते हो, आप किसी के धर्म गुरु को, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, उनको लेकर जो टिप्पणी की गई थी, आपने देखा कि पूरे विश्व के अंदर भारत की किस तरीके से इमेज खराब हुई थी। आप ये पूछ लीजिए पिछले वादे पूरे हुए क्या? आपने हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराई? मुझे लगता है आप कहाँ से, पंजाब से आए हैं ना, तो आप पंजाब से बुलेट ट्रेन से आए हैं क्या? ये बताइए ना, ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जो वादा था, ये नरेंद्र मोदी जी का था, ठीक है ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी जी को अगर झूठ वाले प्रधानमंत्री जी कहा जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज लोग सत्ता पक्ष से ना सवाल करने को ये समझते हैं कि हम लोग मोदी जी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब ये वाली लक्ष्मी और गणेश वाली बात करी थी, तब मैंने उनसे भी सवाल किया था। पीएम तो नहीं देखना चाहते, सीएम पीएम मिक्स हो गया। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फैसला इस देश की जनता का है। मोदी जी आप एम्बुलेंस को तो रास्ता दे देते हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और नौजवान ने आपकी गाड़ी को रोका, उस दिन आप नौजवान को नहीं रास्ता दे पाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप स्पोक्समैन हरियाणा देख रहे हैं और मैं शशवन नागर आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ एक युवा है जो अक्सर जिसकी वीडियोस, जिसकी बातें सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। मोहित शर्मा इसका नाम है। जब मैंने इनको फेसबुक पे सर्च किया, मोहित शर्मा लिखा, तो कई सारी वीडियोस सामने आई जिसमें मोहित की जो वीडियोस हैं उस पर काफ़ी व्यूज़ हैं। अक्सर
जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ बोलते हुए मोहित नजर आए हैं। पर जब मोहित, मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, फेसबुक पे देख रहा था, अभी युवा हो, मुझे लगता है 22 साल तुम्हारी उम्र है, पर उस वीडियोस में मुझे कई वीडियोस तुम्हारी बड़ी आपत्तिजनक लगी, जिसमें तुम कई एक वीडियो में पत्रकारों पे वो जो गुटखा होता है वो ऐसे फेंक रहे हो, या फिर और पत्रकारों से बहस कर रहे हो, तो वो मुझे वीडियोस नहीं ठीक लगी तुम्हारी। मैंने पहले सोचा था कि ये वायरल होता है बंदा, क्या है इसमें, क्यों इतना वायरल हो रहा है, कि इंटरव्यू करके जानते हैं। तो जब मैं ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानने लगा तो कई वीडियोस ऐसी सामने आई, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार मैंने इसकी इंटरव्यू के लिए इसे क्यों बुला लिया, पर तुम्हें बुला चुका था तो सोचा कि अब आ रहा है तो इंटरव्यू कर ही लेते हैं। तो पहले वहीं से शुरुआत करेंगे कि ठीक है, तुम हमारा भी जो पेशा है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, तुम भी हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हो, पर उसके साथ वो जो थोड़ी सी बहस है वो अगर ना हो तो नहीं लगता कि ठीक है? देखिए, आपने पहली चीज़ बोली कि आपने पत्रकारों के ऊपर गुटखा उड़ाया, तो पहली बात मैं आपको वहीं से उसको स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने गुटखा जो है पत्रकारों के ऊपर उड़ाया नहीं, मैंने उनसे एक सवाल का जवाब मांगा कि अगर आप ये चीज़ बोलते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो केसर तो दूध में घोल के पिलाया जाता है, तो अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को क्या, या फिर आप खुद इसको दूध में घोल के पी सकते हैं। तब मैंने उनको हैंड में ऐसे लेकर, मेरे हैंड में था, तब मैंने उनको ऐसे दिया, तो उसका जो है आपने वो फेंका। हो सकता है कि गुटखे से सामने वाले को, कैमरामैन को, किसी को उसको नफरत भी हो और वो आपने वो ऐसे कर दिया। नहीं, वो मैंने, अगर वो इतनी बुरी चीज है, अगर वो इतनी बुरी चीज है, हाँ वो बुरी चीज है, तो ऐसे फेंकने वाली तो क्यों फेंकी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको साइड में फेंका था, जब आप उसको देखेंगे तो मैंने उसको साइड में फेंका था, और थोड़ा सा जो नज़रिया है वो अलग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि खैर आपने मेरे लिए तो बोला, क्या आप देश के नेशनल चैनल्स को नहीं देखते? उन नेशनल चैनल्स पर दिन प्रतिदिन क्या होता है? कहीं जूता निकाल दिया जाता है, कहीं किस भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो आपने ये तो बोला कि एक बोलने वाले स्पोक पर्सन एक कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कैसे पत्रकारों से बात कर रहा है, आपने पत्रकारों का रिएक्शन नहीं देखा? पत्रकारों से जब नेशनल चैनल्स पर सवाल करे जाते हैं तो वहां पर तो लोग जूता निकाल देते हैं, गाली भी बक देते हैं कई बार, और ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि जिन वर्डिंग का मैं यूज भी नहीं कर सकता हूं। तो आपको तो चलिए, मैंने तो एक बार ये गलती करी, तो आपके तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूं, चलिए मानते हैं। तो आपके आइडल तो नहीं है वो जो राजनेता जो ऐसे जूता निकाल लेते हैं? या सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वो लोग मेरे आइडियल नहीं है जो राजनेता जो जूता निकाल लेते हैं, और दूसरी बात, ना वो पत्रकार मेरे आइडियल हैं जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, ना तो वो स्पोक्स पर्सन मेरे आइडियल है और ना वो पत्रकार मेरे आइडियल है। मैं दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता, और अगर आपने ये बात कही और आपको ये देश को भी अगर ये चीज बुरी लगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बिल्कुल गलत है वो चीज़। अच्छी बात ये भी है कि मेरे दिमाग में ये इसलिए आया कि मैं मोहित की इंटरव्यू करूं, क्योंकि मोहित एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, मोहित सरकारों को याद दिलवाता है कि उनको क्या करना चाहिए। पर मैं यही चाहता था कि स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर लें। आपको बता दूं बड़ा होने के नाते कि वो चीज़ें नहीं सही, जो कई बार आप जज्बात में, या कह सकते हैं कि अभी उम्र वो नहीं है, छोटी उम्र है, तो वो चीज़ें कर देते हैं, उससे थोड़ा सा गुरेज होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं इस बात का नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल आपकी बात को फॉलो भी करूंगा, लेकिन मैं फिर आपको यही कहूंगा कि मैंने वो फेंका था, लेकिन अगर वो आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने उनके ऊपर फेंका है तो उसके लिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल सॉरी, और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ बिल्कुल। क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, अभी मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि फाइनल ईयर में हो, तो इसके बाद एक वकील बन जाओगे, तो मुझे लगता है कि समाज के लिए या फिर हमारे पूरे देश के लिए तुम आपकी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और मेरी जो वकालत भी पूरी होगी तो मेरा एक जिम्मा यही रहेगा कि मैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज बेसिकली जो हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, महंगाई, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं गुम हो गई है, और वो है सत्ता पक्ष से सवाल करना। आज लोग सत्ता पक्ष से ना सवाल करने को ये समझते हैं कि हम लोग, मोदी जी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है या बीजेपी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, तो ऐसा नहीं है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता पक्ष से देश की जनता सवाल करे, और उसको अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के पीएम उसको गाली के तौर पर लेते हैं तो ये प्रधानमंत्री का भी एक गलत नजरिया है। क्योंकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मेरे को गालियों से ऊर्जा मिलती है। आप पूरे मेरे को एक भी नेशनल चैनल्स पर बैठने वाले या फिर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप किसी भी एक का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी हो। देखिए, गाली देने में और सत्ता पक्ष से सवाल करने में बहुत अंतर है। हम सत्ता पक्ष से दिन प्रतिदिन सवाल करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं।
गाली तो आप सभी को पता है कि गाली किस प्रकार की होती है, तो प्रधानमंत्री उनको गाली समझते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है। प्रधानमंत्री ने आपसे कब बोला कि गाली दी? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने, पूरे देश के सामने बोला कि गाली से मुझे ऊर्जा मिलती है और कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले जो हैं वो मुझे लगातार गालियां देते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री को कभी भी गाली दे रहा हो, या देश के कोई भी लोग प्रधानमंत्री को कभी गाली दे रहे हो। प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं देता। भाई, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, राइट टू स्पीच आपका और मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, जो अधिकार हमें इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आप एक बात बताइए, सरकार से सवाल तो पहले भी पूछे जाते थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी लोग उनसे, सरकार से सवाल पूछते थे कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि आज उस कुर्सी पे मनमोहन सिंह की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठ गए हैं, तो लोग सवाल नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर सारी चीजें घूम फिर के सिर्फ घड़ी की सुई एक ही जगह आके रुक जाती है, और वो है हिंदू और मुस्लिम। आखिर जगह जगह, इतने सारी जगह चुनावी प्रचार हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ये सुनने को नहीं मिलता है कि भाई हम जो है देश के नौजवान के लिए रोजगार देंगे, देश के नौजवान को बेहतर शिक्षा देंगे, या देश के किसान की आय को दुगनी करेंगे, या देश के जवान के लिए हम कुछ करेंगे। मैनिफेस्टो जरूर आता है, लेकिन मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी लीगल नहीं करती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ झूठे वादे हैं। मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी इसलिए लीगल नहीं कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि ये जो सारे वादे मंच पे खड़े होकर झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सिर्फ जनता को सिर्फ एक बहाना बनाने के लिए है, जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए बस। मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा था फेसबुक पे, मुझे मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तो तुम्हारी कई सारी वीडियोस मिल गई, बीजेपी के खिलाफ मिल गई, पर मुझे एक भी वीडियो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं मिली। राहुल गांधी या कांग्रेस की भी कई जगह पे सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी के खिलाफ भी मुझे कोई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मुझे आपकी कोई भी वीडियो नहीं नजर आई जिसमें आपने उनकी भी बात की हो, उनको भी उनके वादे याद करवाए हों। देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सीधे तौर पर। पहली बात तो है कि आज देश के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, और आप जाकर देख भी सकते हैं, और मोहित शर्मा के नाम से उस वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उदयपुर के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें एक टेलर जो कि कन्हैया लाल जो था, उसकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। आप जाकर देखिएगा मैंने उसमें बोला या नहीं बोला। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, सरकार से सवाल किए या नहीं किए, आप देखिएगा जाकर। और दूसरी बात, जब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को लेकर, आप जाकर ये वीडियो भी सर्च करिएगा कि जब देश के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये वाली बात कही, सीएम निकल रहा है मुंह से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब ये वाली लक्ष्मी और गणेश वाली बात करी थी, तब मैंने उनसे भी सवाल किया था। पीएम तो नहीं देखना चाहते, सीएम पीएम मिक्स हो गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फैसला इस देश की जनता का है कि इस देश की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी और किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। ये फैसला देश की जनता का है। ये फैसला आप और मैं अकेले तय नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा फैसला, और ये देश की जनता के हाथ का फैसला है। तो मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी यही सवाल किया था कि लोग आपको डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं, लोग आपको जो है एजुकेशन के तौर पर देखते हैं, बेस्ट हेल्थ के तौर पर देखते हैं, तो आपके पास से ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बयान जो है अच्छे नहीं लगते हैं। ये मैंने खुद बोला था वीडियो में, आप पर्सनली जाके चेक कर सकते हैं। तो आप ये कहें कि हम सरकार से सवाल नहीं करते, तो ये एक आपकी गलत सोच है। आप जाके अगर उसको ठीक से देखेंगे, अभी आप चंद मिनट के अंदर तो मोहित शर्मा को जज नहीं कर सकते ना कि मोहित शर्मा क्या है। आपने अभी कुछ देर पहले ही मेरी प्रोफाइल देखी है, और आपके सामने जो आ गई, मेरे ख्याल से मुझे आने में 1 से 2 घंटे लगे। मतलब ये तो होगा कि ज्यादा जो वीडियोस हैं वो मोदी जी के खिलाफ है। बिल्कुल, आप ये बताइए ना, बिल्कुल ज्यादा वीडियो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। मोदी जी इस्तीफा दे दे, मोदी जी के खिलाफ एक भी वीडियो नहीं दिखेगी आपको। जो बैठा होगा कुर्सी पे उसके खिलाफ दिखेगी। तो मोदी जी क्यों नहीं दे देते हैं इस्तीफा? विपक्ष अपनी जिम्मेवारी सही से निभा रहा है, कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी जो विपक्ष को निभानी चाहिए, क्या उस तरीके से वो निभा रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या विपक्ष को जिम्मेदारी निभाने दी जा रही है? बताइए, दी जा रही है आपके अंदाजे से क्या विपक्ष को जिम्मेदारी निभाने? नहीं, विपक्ष, अगर कोई विपक्ष का नेता खड़े होकर बयान दे दे तो उसी दिन उसके घर पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं उसके घर पर, और पता चलता है 4 दिन बाद वही जो नेता बयान दे रहा था वही बीजेपी ज्वाइन कर गया। तो आप ये बताइए ना, विपक्ष को आप काम ही कहाँ करने दे रहे हैं? विपक्ष की भूमिका वही होती है कि विपक्ष, आपने एक विपक्ष देखा होगा, आप पे आया कोई, आप पे कोई ईडी आई, आप पे कोई छापा पड़ा, आप पे कोई पर्चा हुआ? नहीं तो मेरे पे किस लिए आएगा? मैं तो किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो देश की जनता की आवाज उठा रहा हूँ। दूसरी बात, ना तो मैं बिजनेसमैन हूँ और ना मैं सरकार से लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमे जरूर हुए, केसेस जरूर हुए हैं, और वो केसेस की तारीख होती है। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान मेरे ऊपर केस हुआ था, मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे ऊपर केस हुआ था, और भी बहुत सारे केसेस हैं, एफआईआर होती हैं। तो हम उन एफआईआर से, उन केसेस से नहीं डरते हैं ना।
हमारा काम इस देश के लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना है। तो अगर देश की सरकार ये समझती है कि भाई हम आपकी एफआईआर से या आपके जेलों से डर कर घर के अंदर बैठ जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम लोग नहीं डरेंगे। आप लोग उन लोगों को डरा सकते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया अपने घर के अंदर भर रखा है, ठीक है ना। आप उनको ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए डरा सकते हैं, हमें नहीं डरा सकते हैं। हमारा काम इस देश की आवाज को उठाने का ही, और हम आवाज उठाते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी भले ही हमारी जो बात है उनको वो गालियों के तौर पर लेते हैं, तो वो लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें भी हो सकता है कि आने वाले समय में मोहित किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। देखिए पार्टी को अच्छा ज्वाइन करना, अच्छा बोल लेते हो, मुझे लगता है कि प्रवक्ता अच्छे बन सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पार्टी को ज्वाइन करना कोई बुरी बात भी नहीं है। और अगर आपको एक बात इशारा समझूं मैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस देश का नौजवान जो है, इस देश का नौजवान को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स को तो आज इतना गंदा बना दिया है कि अगर एक फादर से सवाल किया जाता है या फिर एक नौजवान से सवाल किया जाता है, आप उसके पिता से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में भेजेंगे, तो वो सिर्फ यही बोलता है, नहीं, मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। अरे भाई, पढ़े लिखा व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचता कि उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्या पॉलिटिक्स सिर्फ क्रिमिनल के लिए बची है कि जो क्रिमिनल लोग हैं वही इस देश की पॉलिटिक्स पे राज करेंगे, या फिर वो लोग जिन्हों की डिग्रियां पता नहीं है, जिन्हों की डिग्रियों का अता पता नहीं है, वो लोग इस देश की कुर्सी पर राज करेंगे? मैं यहाँ पे किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ देश के नौजवान से कि अगर आप डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं, या फिर आप बीए कर रहे हैं, या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं आप, या एसएससी कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका एक फर्ज देश के लिए भी बनता है। और अगर आप उस फर्ज को एक अच्छी राजनीति में आकर आप उस फर्ज को अदा करें, तो मेरे ख्याल से देश बहुत तरक्की कर सकता है। और हमारा देश आज जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। इस देश के अंदर आप ये देखिए, आप अगर इस देश के अंदर आज दिल्ली में आए हुए हैं, या फिर आप राजस्थान में जाएंगे, या फिर आप यूपी भी जाएंगे, आप जाके कभी सड़कों पर देखिएगा कितने बच्चे इस ठंड के अंदर सड़कों पर आपको ऐसे ही लेटे हुए नजर आएंगे। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, सर ढकने को उनके पास छत नहीं है। अभी सरकार ने एक वादा किया तो है, जहां झुग्गी वहां मकान। आप ये पूछ लीजिए पिछले वादे पूरे हुए? क्या आपने हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराई? मुझे लगता है आप कहाँ से, पंजाब से आए हैं ना, तो आप पंजाब से बुलेट ट्रेन से आए हैं क्या? ये बताइए ना। ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जो वादा था, ये नरेंद्र मोदी जी का था, ठीक है ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी जी को अगर झूठ वाले प्रधानमंत्री जी कहा जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर सिर्फ जनता से झूठ बोलने का काम करते हैं। और ये बात मैं खुले तौर पर कह सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी को ये बात बुरी लगती है तो नरेंद्र मोदी जी देश के नौजवान को 2 करोड़ रोजगार दें, बुलेट ट्रेन दिखाएं इस देश के अंदर, और 100 स्मार्ट सिटी दिखाएं। एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए कहाँ है देश के अंदर स्मार्ट सिटी? देश विश्व गुरु बन रहा है। देश ने सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाई है, बाकी देशों ने भारत से वैक्सीन। आप इस बात को कहें कि देश विश्व गुरु बनना है, आप हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर बीजेपी कभी भी ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर। आपको गर्व होना चाहिए कि 7 अजूबे में से एक अजूबा भारत देश के अंदर है, जिसको आप ताजमहल के तौर पर देखते हैं। और आप जब ये वाली बात कहते हैं कि ये ताजमहल नहीं तो तेजो महल हुआ करता था, तो ये आप बताइए ना, ये सब चीजें देश की छवि को खराब करती हैं। आप किसी के धर्म के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण करते हो, आप किसी के धर्म गुरु को, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, उनको लेकर जो टिप्पणी की गई थी, आपने देखा कि पूरे विश्व के अंदर भारत की किस तरीके से इमेज खराब हुई थी। तो आपको लगता है, और इनका जिम्मेदार कौन था? आपने मेरे को तो बोला कि मोहित शर्मा कैसे बोलते हैं, आपने देखा इसका जिम्मेदार कौन था नेशनल चैनल पर बैठ के? बताइए ना। पूरे देश ने देखा था, नवीन जिंदल को, नूपुर शर्मा को पूरे देश ने देखा। और उसके बाद लोगों को लगा कि ये तो टीआरपी बटोरने का एक तरीका है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक वो है एमएलए टी राजा, उन्होंने भी ये बयान दिया था। जब उनसे इंटरव्यू होगा उनसे भी पूछेंगे, गलती स्वीकार भी कर ली और बार बार उस बात पे भी आई जा रही है। ऐसे लोगों का तो अगर आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे ना, ऐसे लोगों का अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप किसी के धर्म की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को कोई सुनता पूछने पड़ेंगे ऐसे लोगों से। नहीं, ऐसे लोगों से सवाल पूछ के क्या जाएगा? ये बताइए ना। अगर उन लोगों के पास इतनी मानसिकता होती, या फिर उन लोगों के पास इतना दिमाग होता, इतना विवेक होता, तो वो किसी के धर्म के ऊपर आरोप ही नहीं लगाते। क्या आपका धर्म या मेरा धर्म किसी भी धर्म का अपमान करना सिखाता है? हमारा देश तो एक ऐसा देश है जो अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम लोगों को सिखाता है, और आप उस देश के अंदर किसी के धर्म के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगा रहे हैं। आपने तो देश के नौजवान को, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और कोट करके कहना चाहूंगा कि जितना रोजगार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने दिया है, उतना रोजगार आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया है। कंपनी है, सरकार नहीं है। कंपनी है जिसको हैंडल इस देश के बिजनेसमैन करते हैं, और वो बिजनेसमैन कुछ ही हैं, वो पूरे देश को पता है कि कौन से बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो अब आप पूछेंगे कि रोजगार कैसे दिया है? वो रोजगार ऐसे दिया है कि आधे नौजवानों को कह दिया कि तुम जाओ और ये जो अजान हो रही है ना, इसको रुकवाने का काम करो।
फिर उसके बाद अगर कोई नौजवान खाली हो गए तो उनको कह दिया तुम जाओ कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, क्योंकि ये कुतुब मीनार नहीं मंदिर हुआ करते थे। उसके बाद आधे नौजवानों को भेज दिया तुम जाओ ताजमहल के कमरे खुलवाओ। उसके बाद भी अगर कोई फ्री बच जाता है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रही है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रही है, बुलडोजर कैसा काम कर रहा है। तो इतना काम देश के नौजवानों को दे दिया है, इतना हिंदू और मुसलमान में उलझा दिया है कि देश का नौजवान आज सरकार से खड़े होकर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे सवाल ही नहीं कर पाता है। उसको तो आपने शांत और चुप और मौन कर दिया है, और आपने उसको ऐसा डरा दिया है क्योंकि आपकी तो जेलें इतनी हो गई हैं कि आप उठाकर नौजवानों को, सोशल वर्करों को उठाकर आप जेलों में बंद कर देते हैं। आपने तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको लगता है कि इस देश के अंदर आज आपने डेमोक्रेसी छोड़ी है? आप एक बात मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है, आप उसके लिए ये बोलते हैं कि भैया वो दाढ़ी बढ़ा लेता है। आपके प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ाते हैं तो वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर नजर आ जाते हैं, दूसरा आदमी दाढ़ी बढ़ा लेता है तो वो आपको सद्दाम हुसैन नजर आ जाता है। तो आपकी ये गंदी सोच है ना कि आप अपने देश के नागरिक के लिए और खासकर विपक्ष के नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे, जरा ये भी बताइए। अच्छा, इसके बाद मैं आपका यूट्यूब या फेसबुक चैनल देख रहा था, उसमें आपने रवीश कुमार को लेके, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को लेके भी वीडियो डाली है कि उनके इस्तीफे को लेके। वो मैं सुन तो नहीं पाया, पर क्या था उस वीडियो? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं रवीश जी जैसे पत्रकारों का सम्मान करता हूं, और मैं नहीं, पूरा देश उन जैसे पत्रकारों का सम्मान करता है। आज रवीश कुमार जी जो कि एक बिहार से आए थे और वो टिकट बांटने का काम किया करते थे, और आज आप ये देखिए कि इतने सारे पत्रकारों के बीच में एक अपनी पहचान बनाई, जी, चिट्ठी पढ़ने का, ठीक है ना। तो आज अपनी एक अलग पहचान बनाई उन्होंने, रवीश कुमार जी ने। और सबसे बड़ी बात, वो पहचान ऐसे बनी कि उन्होंने जो है वो सत्ता पक्ष से ही सवाल किए, और वो सवाल चाहे राहुल गांधी से हो, मनमोहन सिंह से हो, चाहे वो सवाल नरेंद्र मोदी जी से हो। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि ऐसी नौबत नहीं आई जो पुरानी सरकारें थी कि पत्रकारों को इस्तीफा दे देकर जाना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में आप उठाइए अच्छे अच्छे पत्रकारों को, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, कितने पत्रकार इस्तीफा दे देकर नेशनल मीडिया को छोड़कर चले गए, जिन लोगों का ज़मीर जिंदा था और जिन लोगों ने अपने ज़मीर के साथ सौदा कर लिया, जिन लोगों का एजेंडा फिक्स है कि भैया एक तो दाढ़ी वाला मौलाना बिठाना ही बिठाना है और एक पंडित बिठाना ही बिठाना है, और दोनों को शाम को आपस में लड़ाना है। और जब 4-5 दिन जनता इनको देख के बोर हो जाए तो भैया सैटरडे को आप कार्यक्रम चला दीजिए। क्या भारत को है पाकिस्तान से खतरा? नरेंद्र मोदी जी देंगे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। तो एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान ले आते हैं, और जैसे चुनाव आता है वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नकली युद्ध हो जाता है, जिस नकली युद्ध के कारण नेता वोट बटोर के ले जाते हैं। तो इस देश के अंदर सरकार से सवाल करना सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कार्य है, और जिस कार्य को रवीश कुमार जी जैसे पत्रकार किया करते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने एनडीटीवी का प्राइम टाइम जरूर छोड़ा, एनडीटीवी को जरूर छोड़ा है, लेकिन लोग उनको इतना सुनना पसंद करते हैं कि उनके 6 लाख फॉलोवर्स थे। जब रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर आती है तो वो फॉलोवर 1 मिलियन चले जाते हैं। तो ये रवीश कुमार के चाहने वाले हैं, जो उनको सदैव चाहते रहेंगे और उनकी सच्ची पत्रकारिता को सदैव सैल्यूट करते रहेंगे। आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाकर रवीश कुमार जी का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जिसमें वो सवाल करते हैं राहुल गांधी से। वो कहते हैं कि राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देते हैं, राहुल गांधी जो है वो आकर अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। वो राहुल गांधी से भी सवाल करते हैं, अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब वो राहुल गांधी से भी सवाल करते थे, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। राहुल गांधी की बात ही करने जा रहा था। आपने बोला कि मीडिया चैनल्स पे बोलने का जो सवाल करता है वो सवाल नहीं कर पा रहा। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि देश में सवाल करने नहीं दिया जा रहा, आवाज़ पे चोट लगाई जा रही है, इसीलिए चल के भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। क्या समझते हो कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, उससे भारत जुड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि 2024 के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बात मैं आपको खुले मन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सरकार, आज बहुत सारे लोग, ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ लोगों का माइंड कहाँ डाइवर्ट है। लोगों का माइंड सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे डाइवर्ट है, और वो है हिंदू और मुस्लिम। अगर हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट अगर नरेंद्र मोदी जी से छीन लिया जाए, उसके बाद देश के नौजवान जो हैं वो सबसे पहले एक ही चीज मांगेंगे, रोजगार। मोदी जी, आप एम्बुलेंस को तो रास्ता दे देते हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और नौजवान ने आपकी गाड़ी को रोका, उस दिन आप नौजवान को नहीं रास्ता दे पाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जितना नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उतना किसी ने नहीं किया। तो इन्हों का जो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इतना इसमें देश को उलझा दिया है कि जो तमाम कंपनियां, उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। BSNL, एयर इंडिया, MTNL, आपने देखा कितनी सारी कंपनियां जो हैं वो बिक भी गई हैं, और उनको नाम दे देते हैं प्राइवेटाइजेशन का ये लोग, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं देश जो है वो विपत्ति में है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें विपक्ष के जितने भी नेता हैं
वो नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, सबको एकजुट होकर 2024 की ये लड़ाई को लड़ना चाहिए। 2024 के इलेक्शंस को एक साथ लड़ना चाहिए और अपने देश को बचाने के लिए एक ऐसी सरकार का सफाया करना चाहिए। और मैं आपको खुले दिल से बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे नेता बीजेपी के भी अंदर ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ इसलिए नहीं सकते, अभी छोड़ा तो ईडी और सीबीआई की मार उनके ऊपर आ जाएगी, तो वो लोग छोड़ना चाहते हैं। फैसला देश की जनता का है कि देश की जनता एक पढ़े लिखे व्यक्ति को कुर्सी पर देखना स्वीकार करे या क्रिमिनल को, ये फैसला देश की जनता। तुम भी मोहित जा रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए, मैंने अभी भारत जोड़ो यात्रा का सोचा नहीं है, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में जाऊंगा, ये बात कंफर्म है। चाहे मैं राजस्थान के अंदर जुड़ूं, चाहे अंतिम दौर में जुड़ूं, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जुड़ूंगा। कांग्रेस में से भी जुड़ सकते हो? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा, भारत जोड़ने की बात हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस से जुड़ने की बात थोड़ी हो रही है। जो बीजेपी वाले हैं वो कहेंगे कि बंदा ही कांग्रेस का। नहीं भाई, वो लोग, उन लोगों का तो काम ही है ये, जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो सकता, ठीक है, उस तरीके से हर सरकार से सवाल पूछने वाला कांग्रेसी नहीं हो सकता, वो भारत देश का नागरिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये सवाल जो है, अब मैं आपको एक बता दूं, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से उनके घर पे भी मिल के आया हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है? उससे कुछ दिन पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिल के आया था, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैंने उनकी सदस्यता ले ली है? मैं मिलता रहता हूं बिल्कुल, और मैंने ममता बनर्जी के लिए तो टीएमसी के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग भी किया, तो अब आप ये कहेंगे कि मैंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है? बहुत सारी पार्टी के नेताओं से मिला, और अभी दिवाली के 4 दिन बाद ही मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला था, मैं और उनके घर पे जाके मिल के आया था मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उनकी पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो ये तो आइडियोलॉजी है। एक मैं मुख्यमंत्री तो मिले वो? हाँ, मैं मिला उनसे, घर पे बिल्कुल उनसे मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने मेरे को यही कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। और उन्होंने भी मेरे को ये नहीं बोला कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करिए, क्योंकि उनको पता है, मैं ये बात उनको पहले ही बता चुका था, और उन्होंने भी देखा है कि भाई हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हमारा काम सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का है। और वही हमने उनसे सवाल भी पूछा, और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर, तो बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिरे से एक बार फिर हम जब मिलेंगे तब बताएंगे नेक्स्ट टाइम। दिमाग में मुझे लगता है कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे रास्ते हैं, कंफ्यूज्ड है मोहित की किधर जाऊं। नहीं, देखिए, रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस देश के अंदर ना, देश के लिए, कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। और आज हमारे देश की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पे बहुत गंदी हो गई है। कहीं सरकार बन जाती है तो गिराने के लिए नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चला दिया जाता है, एमएलए खरीद के सरकार रातों रात गिरा दी जाती है, कहीं पर ईवीएम फिक्स कर दिया जाता है, मशीन में गड़बड़ी है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। वरना बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत कहीं से कहीं तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता था, जब जाके कि जब 1 साल बॉर्डरों पर देश के किसान बैठे रहे। आपने देखा लखीमपुर खीरी के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर, वो गृह राज्य मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, ये फैसला देश की जनता का है कि देश की जनता किसे चुनना पसंद करती है। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से सत्ता पक्ष से सवाल करते रहोगे, उनको उनकी जिम्मेवारियां बताते रहोगे, और ये आस भी करता हूँ, ये मनोकामना भी करता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे सहज भी होते जाओ, जो तुम में और जो सहनशीलता है, अनमेच्योरिटी है, वो खत्म होती जाए। कैमरा पर्सन मितेश के साथ शेषम नागरा, दिल्ली।